हेलो नमस्कार साथियों, ईवीएस के 25 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल पूरे मनोयोग से इन प्रश्नों को देखिएगा और अटेंड कीजिएगा और अपने जो आंसर आए हैं वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है साथी, हम बात करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। बाल विवाह का दोष नहीं है, बाल विवाह का दोष नहीं है जनसंख्या वृद्धि, निर्वहन संतान, व्यक्तित्व विकास में बाधक, वैवाहिक समायोजन में सहायक। पहले साथियों, आपने चाहे कितना भी कुछ पढ़ा होगा पर इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये आपके समझ पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपकी समझ कितनी है, विकसित हो चुकी है इस टॉपिक के प्रति, यह देखना चाहता है ये क्वेश्चन। तो बाल विवाह का दोष कौन सा नहीं है ये में पूछा गया है। ठीक है ना, तो प्यारे साथी हमें देखना है कि जनसंख्या वृद्धि, ये तो एक प्रकार का होता है। ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से ही क्या होता है, बाल विवाह होता है ज़्यादा। निर्वहन संतान, ये भी एक दोष है। व्यक्तित्व विकास में बाधक, बिल्कुल व्यक्तित्व विकास में बाधक होता है बाल विवाह। वैवाहिक समायोजन में सहायक, क्या वैवाहिक समायोजन में सहायक होता है बाल विवाह, बल्कि ये तो कुसमायोजित करता है व्यक्ति को। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा फिर साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है। क्या कह रहा है, संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है। ये कथन किसका है? टीबी बोटमार का, के एस कपाड़िया का, डॉक्टर आईपी देसाई का, श्यामचरण दुबे का। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन राइट होगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डॉक्टर आईपी देसाई ने कहा संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत होती है। ओके, ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप टारगेट टेट एग्जाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्यारे साथी, जयपुर जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया? जयपुर जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जयसिंह प्रथम ने करवाया, या महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, या ईश्वरी सिंह ने करवाया? तो प्यारे साथी, जयपुर जो जंतर मंत्र है उसका निर्माण करवाया महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। किसने? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत में कितने जंतर मंत्र हैं? अपन के देश में कितने जंतर मंत्र हैं? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने जंतर मंत्र है तो आपको आंसर देना है 5। कितने? 5 है प्यारे साथी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई भारत में 5 जंतर मंत्र है, कौन कौन सी जगह पर है? तो एक तो अपन की राजधानी जयपुर में है, एक देश की राजधानी दिल्ली में है, 2 तो ये हो गया, कौन सा? जयपुर दिल्ली हो गया, और 3 और आपको याद करना है, उज्जैन, मथुरा और बनारस। जी हाँ प्यारे साथी, देखिएगा, एक तो हमारा जयपुर हो गया, दूसरा हमारा दिल्ली हो गया, दोनों राजधानी क्षेत्र हो गए। ठीक है ना, राजधानी हो गया, और एक उज्जैन, मथुरा, बनारस। उज्जैन, मथुरा, बनारस। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ओके, 5 जंतर मंत्र है हमारे भारत में। ठीक है साथी, और इसका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ प्यारे साथी, आपसे पूछा गया असत्य कथन पूछा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ से थोड़ा नोट करते हुए चले, हर बात को, सत्य है, असत्य है, नहीं है, सही है, कौन सा पूछा गया है। ठीक है ना, तो गुटखे के निरंतर सेवन से सम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। क्या बिल्कुल सही बात है? हाँ। तंबाकू लिलियसी कुल का पादप है। शराब की लत का कारण है एथिल एल्कोहल। एस्कॉर्बिक एसिड एक मादक पदार्थ नहीं है। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन राइट होगा अपन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तंबाकू लिलियसी कुल का पादप नहीं है प्यारे साथी। तंबाकू होता है सोलेनेसी, किसका? सोलेनेसी कुल का पादप होता है। मैं आपको यहाँ पर नाम लिख के बता देता हूँ, सोलेनेसी कुल का पादप होता है कौन? तंबाकू। सोलेनेसी कुल का पादप होता है तंबाकू। ठीक है प्यारे साथी, तो हमारा जो ऑप्शन बी था वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक असत्य कथन यहाँ पर लिखा हुआ था, और तंबाकू एक सोलेनेसी कुल का पादप होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आपको हर रोज ऐसा ही प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा, आप रोजाना इसे अटेंड करें और अपने प्यारे साथियों के साथ इसे साझा जरूर करें। प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित है। ठीक है, सुमेलित नहीं है मतलब वो असुमेलित है। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, बिल्कुल सही बात है। क्या
रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, बिल्कुल सही है। मोबाइल का मार्टिन कपूर ने किया, बिल्कुल सही है, कूपर है ना, मार्टिन कूपर। और फैक्स मशीन का अलेक्जेंडर बेल ने किया, ये भी बात बिल्कुल सही। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन बेयर्ड ने। किसने? जॉन बेयर्ड ने किया था, ठीक है, जॉन बेयर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉन बेयर्ड। जबकि जो ग्राहम बेल थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इन्होंने किया था टेलीफोन का। किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने? एक होती खोज, एक होती आविष्कार। आविष्कार यानी किसी चीज़ को बनाना, और खोज यानी वो प्रकृति में है पर अभी तक मानव जाति को उसका पता नहीं है, उसको हम खोज लेते हैं, ठीक है। पता लगा लेना वो खोज करना होता है, और किसी का सृजन करना, रचना करना, नई चीज़ बनाना, वो क्या होता है? आविष्कार होता है, ठीक है प्यारे साथी। तो ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, और टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था किसने? बेयर्ड ने किया था, जॉन बेयर्ड ने किया था, ठीक है, जॉन बेयर्ड। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि एक सुमेलित कथन ये नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, आपसे पूछा गया असत्य कथन कौन सा है? धागा लपेटने वाली फिरकी को बोबिन कहते हैं। जी हाँ प्यारे साथी, इस प्रकार की जो होती है ना, वो जिससे हम जब बच्चे थे तब उससे खेला करते थे ना, यहाँ पर एक वो लगा लेते थे कोई कागज़ वगैरह, उसको चिपका कर फिर ये टप टप की आवाज़ देती थी। तो यहाँ पर जो धागा लपेटा जाता है ना, उसको बोबिन कहा जाता है। क्या? बोबिन कहा जाता है। पिकिंग सीयर्स कैंची के किनारे दांतेदार होते हैं, बिल्कुल होते साथी। हाथ की सिलाई करते समय दाईं हाथ की बड़ी अंगुली पर अंगुली दस्ता होता है ना, उसको पहना जाता है ताकि सुई वगैरह ना लगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। इंची टेप पर 1 से 100 इंच तक चिन्ह लगे होते हैं। क्या ये बात सही? क्या नहीं, यही बात असत्य है। तो इंची टेप पर कितने इंच बने होते हैं? ठीक है, तो प्यारे साथी इंची टेप पर 1 से लेकर 60 तक इंच तक चिन्ह होते हैं प्यारे साथी, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक के इंच चिन्ह होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके क्वेश्चनों का यही लेवल है प्यारे साथी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या पूछा आपसे? सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, बादामी क्रांति मांस उत्पादन से है क्या, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। देखिए प्यारे साथियों, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, बिल्कुल सही बात है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली तो झींगा उत्पादन से है, बिल्कुल सही बात है। जबकि जो बादामी क्रांति है प्यारे साथी, ये मसाला उत्पादन से, किसे? मसाला उत्पादन से है। और मसाला होने की वजह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, ठीक है ना। तो बादामी क्रांति है ना, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है प्यारे साथी, ठीक है ना। सी ऑप्शन का मेन मैटर क्या है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। जबकि जो मांस है ना, मांस से संबंधित कौन सी? लाल क्रांति। कौन सी? लाल का, देखो इससे तो मसाला, 1 मिनट, ये तो है मसाला, और जो मांस और टमाटर होता है ना, उससे लाल क्रांति। कौन सी? लाल क्रांति प्यारे साथी, ठीक है। तो नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है साथी। तो ऑप्शन जो सी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से, और मांस है ना, मांस ये लाल क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका कोड दे रखा था, बट वो यहाँ पर टाइप नहीं हो पाई प्यारे साथी। मैं आपको बता देता हूँ इसका कोड क्या है, ठीक है। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लद्दाख में लगता है। कहाँ पर लगता है? देखो, हेमिस नेशनल पार्क नाम सुना आपने, वो लद्दाख में ही है। मैंने जब पिछले प्रैक्टिस सेट करवाए थे ना आपको, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर कर रखी है भाई, है ना। कौन सा नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, इस प्रकार की चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर रखी है। तो प्यारे साथी, जो हेमिस गोम्पा मेला है ना, वो लद्दाख में लगता है। कहाँ लगता है? लद्दाख में लगता है, ठीक है ना। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है, ठीक है साथी। और मुंडवा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है झारखंड में। कहाँ लगता है? झारखंड में। और त्रिशूर पूनम मेला, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, ये केरल में लगता है प्यारे साथी, ठीक है। आप समझ पाए? हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, मुंडवा मेला
झारखंड में, ठीक है ना, ये एक जनजातीय मुंडवा। और त्रिशूर पूनम मेला केरल में लगता है, ठीक है साथी, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। इसके कोड दे रखे थे जो यहाँ पर टाइप नहीं हो पाए, तो मैंने आपको इस तरह से डिफाइन कर दिया, बता दिया, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया सत्य कथन कौन सा है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, राज्य के कुल पशुधन में सर्वाधिक गोवंश है, देश में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नाचना ऊंट राज्य के जैसलमेर जिले में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई सत्य नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले साथी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देश भर में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नाचना ऊंट जैसलमेर जिले में पाया जाता है। जी हाँ साथी, जो सुंदर सबसे सुंदर ऊंट है ना, वो नाचना ऊंट है और वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। देखिए, पशुधन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है यूपी, क्या रखता है, देश में प्रथम स्थान यूपी रखता है। और आपको बता दूं, राज्य में कुल पशुधन है ना, उसमें सर्वाधिक गोवंश नहीं है साथियों। इसमें सर्वाधिक कौन सा पशु है? बकरी है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा है? बकरियां सर्वाधिक है मेरे साथी, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, देश के कुल पशुधन में सर्वाधिक कौन सा पशु है? बकरियां हैं। कौन सा है? बकरियां। और वैसे बाड़मेर में बकरियां बहुत ज़्यादा है। अपन के अगर जिले में देखे जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां ही है, गोवंश नहीं है प्यारे साथी, ठीक है ना। और देश में पशुधन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है यूपी। कौन रखता है? यूपी रखता है प्यारे साथी, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछा गया आपसे, सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखे पदार्थ में मिश्रण और यहाँ पर पृथक्करण की विधि दे रखी है। देखो, नमक व नौशेदार का मिश्रण है, तो इसे ध्रुवपातन द्वारा अलग किया जाता है। समुद्री जल से नमक कैसे अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रण द्वारा। गेहूं से कंकड़ अलग करते हैं, नहीं हमारी माई करती है, दादी करती है, वो कैसे करती है? बिना ना। और रेत व लोहे का जो मिश्रण होता है उसे अलग किया जाता है चुंबकत्व। तो ये तो ठीक है, हम बचपन में ये चीज़ें किया करते थे कि रेत के अंदर उस चुंबक को जो घुमाते थे तो उस पर ब्लैक 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 छोटे छोटे दानेदार कण चिपक जाते, तो ये तो ठीक है। और ये हमने हमारे घरों में देखी जाती है चीज़, ठीक है। समुद्री जल से नमक अलग करने की जो विधि है प्यारे साथियों, वो है वाष्पीकरण। कौन सी? वाष्पीकरण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा समुद्र जल से नमक पैदा किया जाता है, फिर अलग किया जाता है, ठीक है साथी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें विचार करना है। प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। जी हाँ, पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। देखिए, मैंने आपको विटामिन का टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया है, इतनी शानदार ट्रिक दी आपको कि आप उसे कतई नहीं भूल पाएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, और आप मुझे ये बताएंगे कि विटामिन सी के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, और ये काम कहाँ आता है, इसके वैज्ञानिक नाम। बिल्कुल इतने शानदार ट्रिक आप कतई नहीं भूल पाएंगे। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो वादा है आपसे। विटामिन सी घाव भरने में काम आता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, सत्य कूट है। सत्य कौन सा है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं? तो प्यारे साथी, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बातें क्या सत्य है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है, अग्नाशय है, या फिर एड्रेनलिन है? तो प्यारे साथी, जो पीयूष है ना, पीयूष ग्रंथि, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है आप पहले मुझे ये बताएंगे। और इसका आंसर होता है सी, अग्नाशय ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावण करती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो पीयूष ग्रंथि है ना, उसे प्रोलैक्टिन, कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्त्रावित होता है। सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें। और इसकी पीडीएफ आपको टारगेट टेट एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से बायोडीजल बनाया जाता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है? सफ़ेद, मूसली, गुलर, आंवला, जट्रोफा। तेरे साथी, जो जट्रोफा होता है ना, उससे बायोडीजल बनाया जाता है। किससे? जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है ना। ये इजराइल से लाया गया है। ओके, बात करते हैं साथ ही
अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा के संदर्भ में कथन असत्य है। राज्य पुष्प कौन सा? रोहिड़ा। उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 तो सत्य है, वो आपको बिल्कुल फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल 3 अच्छे फैक्ट है वो याद होने चाहिए और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। अगर कुछ गलत होगा तो उसको आप पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, रोहिड़ा के फूल को। बिल्कुल मारवाड़ टीक कहा जाता है, मरुशोभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुशोभा भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल तीनों उपनाम इसके हैं। और ये जरबिल रेगिस्तानी चूहा रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाता है। क्या बोला है कि जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है ना, तो जरबिल रेगिस्तानी चूहा होता है, ये क्या कहता है? इसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में मिलते हैं। रोहिड़े पर जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो मार्च अप्रैल के महीने में मिलते हैं। क्या ये बात सही है? अब डी नंबर ऑप्शन है कि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया। देखो साथी, यहाँ पर थोड़ा मैटर कन्फ्यूज वाला है। रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, आप मुझे बताओगे? टेकोमेला उंडुलेटा। क्या नाम है? टेकोमेला उंडुलेटा किसका नाम है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला उंडुलेटा। जबकि प्रोसेपिस सेनेरिया है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। किसका? ये खेजड़ी का नाम। किसका? ये तो खेजड़ी का। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाए, क्योंकि एक असत्य कथन दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। टेकोमेला उंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, जो प्रोसेपिस सेनेरिया है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है प्यारे साथी, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी। देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो वास्तव में हर एग्जाम में रिपीट होने वाले होते हैं। जैसे सीतामाता अभ्यारण्य है, घना पक्षी विहार है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य है। तो उड़न गिलेरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? प्यारे साथी, उड़न गिलेरी के लिए प्रतापगढ़ का जो सीतामाता अभ्यारण्य है ना, वो फेमस है, सीतामाता अभ्यारण्य। देखो यहाँ पर जो अभ्यारण्य ये नाम लिख रहे हैं, ये गलत लिख रहा है प्यारे साथी। अभ्यारण्य नाम एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे कि आपको हिंदी में भी अगर ये चीज़ पूछ लीजिए ना, अभ्यारण्य, ठीक है ना। अरण्य यानी जंगल, ए यानी बे यानी जो भेद से मुक्त ऐसा जंगल जहाँ पर मतलब बिना डर के विचरण किया जा सकता है, वो अभ्यारण्य होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं ऑप्शन जो ए है हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पर साथी? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। घना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? घना पक्षी विहार भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में साथी, ये कहाँ है? भरतपुर में, ठीक ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य ये वाला और सरिस्का अभ्यारण्य ए जो सबसे छोटा है वो कहाँ पर है? ये दोनों अलवर में है। कहाँ है? अलवर में साथी, ठीक है ना। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या? सीतामाता प्रतापगढ़ है, घना पक्षी विहार भरतपुर में है, ठीक है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, और सरिस्का कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? सरिस्का कहाँ? अलवर में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा उड़न गिलेरी के लिए पसंद कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आगामी समय में बहुत ही लाजवाब इसी प्रकार का प्रैक्टिस लाते रहेंगे, और आप अपने प्यारे साथियों से साझा करना कतई नहीं भूलेंगे प्यारे दोस्तों। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और राजस्थान में कोयले का खनन होता है। राजस्थान में कोयले का खनन होता है। कपूड़ी, जलिपा, बरसिंसर, कशनऊ, इग्यार, जामसर, गोट मांगलोद, घुमाने वाला, मनिहारी टिब्बा, डोंडेवाला, लीलवाना, लोहरिया, तामेसर। तो प्यारे साथी, कशनऊ, इग्यार, जामसर, गोट मांगलोद में क्या होता है? कोयले का खनन होता है। कहाँ होता है? कोयले का खनन इसमें नहीं होता, इसमें जिप्सम का होता है प्यारे साथी, इसमें जिप्सम का होता है। इसमें देखो जामसर, गोटमा, इसमें जिप्सम का होता है, और कोयले का खनन होता है इसमें कपूड़ी, जलापा, बरसिंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। जबकि जो कर्ण ये है ना, कशनऊ, ग्यार, जामसर, गोट मांगलोद, यहाँ पर जिप्सम का खनन होता है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिएगा आप इनको थोड़ा सर्च करना, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली घुमाने वाला, इनको सर्च करना, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा। और आंसर जब आप कुछ खुद से करोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद होगी ये चीज़, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर ए बताया, और ये चीज़ है ना जिप्सम वाले, ठीक है। ये दो चीज़ आपको स्वयं को खोजनी है, ठीक है। बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से, जिसे माउट कहते हैं, मानसून, पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा।
तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये वाला यहाँ से प्रवेश करता है इस ठीक है, फिर इसे चलता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट है आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पथरीला मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा, रेग, इर्ग, रन। तो प्यारे साथी, जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हम रेग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सारा का पथरीला मरुस्थल होता है ना, उसे रेग के नाम से जानते हैं। हमीदा क्या होता है? हम्मादा साथी, हम्मादा होता है जैसे कि समतल मरुस्थल हो जाता है ना, समतल मरुस्थल। ठीक है, कि रेत तो काफ़ी है पर समतल है, वो तो काफ़ी लंबाई तक वो क्या है, समतल है। समतल मरुस्थल उसे हम्मादा कहा जाता है। इर्ग वो चीज़ होती है जहाँ पर रेतीले टीले ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? रेतीले टीले ज़्यादा होते हैं, वो इर्ग होता है। क्या होता है? इर्ग होता है। झरनों की तरह रेत गिरती रहती है और रेतीले टीले बनते रहते हैं हवाओं की दूर से। ठीक है ना, तो उसे इर्ग कहा जाता है। और वो ज़्यादा समतल भूमि होती है और वो मरुस्थल होता है तो वो हम्मादा कहलाता है। ठीक है, और पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे रेग कहा जाता है। और रन क्या होता है? रन होता है दलदली क्षेत्र, जैसे कच्छ का रन। तो क्या है? ये दलदली क्षेत्र है। क्या है? दलदली क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पर पानी है तो यहाँ की जो भूमि है ना वो दलदली हो जाती है, तो ये कच्छ का रन, जैसे कि रन क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पोलियो के उपचार में सहायक है। ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर लिखा गया ऐसे ही, पोलियो के उपचार में सहायक है डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो से संबंधित एक बहुत ही लाजवाब वीडियो बना रखा है, उसको देखें, कतई आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पोलियो से संबंधित सारे फैक्ट एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस वीडियो के इस चैनल के साइंस का जो ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाएगा, आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब देखो डीपीटी क्या होता है? डिप्थीरिया, परटूटिस, है ना, परटूसिस और टेटेनस वहाँ पर होता है। और टीएबी टाइफाइड हेतु होता है। और जो बीसीजी होता है प्यारे साथी, ये तो टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? रीड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। तो प्यारे साथी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी जानते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं संक्रामक और असंक्रामक क्या होते हैं? हाँ जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। संक्रामक ऐसे रोग जो किसी भी माध्यम यानी हवा, पानी, भोजन, यौन संबंध, रक्तदान आदि से होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं। और असंक्रामक जो इन किसी भी कारणों से व्यक्तियों में संचरित नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब देखो संक्रामक रोग कौन कौन से? हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, प्लेग, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, रेबीज, एड्स, ये क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, जबकि मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, शरीर में किसी पदार्थ की अल्पता या अधिकता से होने वाले रोग, कैंसर है, एलर्जी है। कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है प्यारे साथी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर हो गई है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? रीड 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 तक, या फिर 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो प्यारे साथी वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, यानी 1 से 7, ये क्या हो गया? सप्ताह। क्या हो गया? 1 से 7 क्या हो गया? सप्ताह हो गया ना। तो अक्टूबर के माह में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसकी मनाने की जो घोषणा हुई थी ना 1956 में हो गई थी। कब? 1956 में इसका मनाने की घोषणा हो गई थी। एक चीज़ और है प्यारे साथी, आप मुझे ये बताएंगे वन्य महोत्सव एवं वन सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सप्ताह के बारे में। अगर पूछ लिया जाए वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ये पूरा सप्ताह हो गया। जबकि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन्य महोत्सव एवं वन सप्ताह मनाया जाता है। वन्य महोत्सव एवं वन सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये बात जुलाई में होती है। क्या होती है? जुलाई में 1 से 7। ठीक है प्यारे साथी, वन्य महोत्सव एवं वन सप्ताह है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो एक राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी।
बात करते हैं कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो एमपी होता है ना, उसे बाघ राज्य के रूप में, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत के लगभग जितने भी बाघ हैं ना, उनमें से 1/3 बाघ एमपी में रहते हैं। मतलब 100 में से 33 बाघ कहाँ रहते हैं? एमपी में रहते हैं, इसलिए बाघ राज्य कहा जाता है। एक चीज़ आपसे ये पूछ लूँ कि बाघ जिला कौन सा है? राजस्थान का कौन से जिले को बाघ जिला कहा जाता है? तो भारतीय बाघों का घर कौन है? रणथंभौर है, सवाई माधोपुर वाला है, उससे सवाई माधोपुर जिला है ना, उससे बाघ जिला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है प्यारे साथी, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं, देखिए राजस्थान में ना रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का नेशनल पार्क है ना। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा ना, वहीं पर एक नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। ये बिल्कुल आपको फैक्ट लगता होगा कि भाई ये तो राज्य अंतर्राज्यीय राज्यसभा की बात है, पूरे नेशनल लेवल की बात है, फिर भी ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना अच्छे वाले, आपको पूछ लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क। कहाँ है? सुंदरवन नेशनल पार्क। अब गुजरात में गिर नेशनल पार्क कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं, ठीक है साथी। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मध्य प्रदेश में 1/3 हिस्सा है सारे पूरे भारत के जो बाघ हैं ना उनका, ठीक है ना। देखो एमपी में कौन कौन से ये हैं बाघ रिजर्व एमपी वाले, थोड़े से आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक का नाम कान्हा, क्या नाम है? कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़, सतपुड़ा, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एक है पेंच व संजय डुबरी। कौन सी? पेंच व संजय डुबरी, ये भी कहाँ पर है? एमपी में ही है प्यारे साथी, ठीक है ना। एक फैक्ट है छोटा सा, आपको यहीं पर पूछ लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि प्यारे साथी देश का प्रथम बाघ रिजर्व कौन सा है? देश का प्रथम बाघ रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम बाघ रिजर्व है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है प्यारे साथी? उत्तराखंड में है। और देश का प्रथम नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट ही है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। देश का प्रथम नेशनल पार्क भी कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड वाला ही है। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देश की सबसे बड़ी बाघ रिजर्व कौन सी है? तो नागार्जुन सागर। कौन सी है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। देश के सबसे बड़ी बाघ रिजर्व। ओके, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर कहा जाता है। किसको? रणथंभौर को कहा जाता है प्यारे साथी, ठीक है। रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है इसी उद्यान के अंदर। और फिर एक बात करते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मैंने 24 प्रैक्टिस सेट आपको पहले करवाए थे ना, उसमें लाजवाब तरीके से ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकला। किसको? कैलाश सांकला, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं? ये जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर जिले के निवासी है, राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी है, ठीक है ना, कैलाश सांकला। और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिम कॉर्बेट में पहली बार। कब? 1973 में, जब हमारे पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और कैलाश सांकला इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने जो टाइगर प्रोजेक्ट होती है उसकी शुरुआत की, इसलिए उन्होंने टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। हम आगामी क्वेश्चन में शायद आए तो चर्चा करेंगे, ये फिर कभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेंगे प्यारे साथी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में, उदयपुर में। देखो अलवर में, सवाई माधोपुर में अभी भी हमने बात की, कौन सा है? रणथंभौर है, बाघ राज्य है, ठीक है। अलवर में सरिस्का है। भरतपुर में कौन सा है? घना पक्षी विहार। कौन सा है? घना पक्षी, केवलादेव घना पक्षी विहार। तो ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल करेक्ट है हमारा, यहीं पर है पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? देखो केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य। फिर पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
या फिर एशियो के पक्षी है ना, इन एशिया के पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है? ये भरतपुर वाला जो केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क है ना, ये वाला, ठीक है ना। अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़, दो है क्या, फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में है प्यारे साथी, ठीक है ना। मैंने अभी भी आपको कहा है कि जो डॉक्टर सलीम अली हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इनकी क्रम स्थली कौन सा रहा है? भरतपुर वाला जो घना पक्षी विहार है ना, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर नेशनल पार्क, ये डॉक्टर सलीम अली जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी कर्मस्थली भी रही है, ठीक है, भरतपुर। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो गई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जोधपुर से बिलोंग करते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन सा रहा है? भरतपुर केवलादेव घना पक्षी विहार जो नेशनल पार्क भी है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन है, जरा जवाब दे दीजिए इसका। तो प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, ये तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मनाने का फैसला कब किया गया, बता सकते हो? इसको मनाने का फैसला कब किया गया प्यारे साथी? 1972 से। कब? 1972 से इसको मनाने का फैसला किया गया था। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में। कब? 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जबकि इसको मनाने का फैसला किया गया था 1972 में, और 74 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना। 21 मई को क्या होता है? 21 मई के बारे में कोई डेट याद आ रही है आपको? कोई नहीं। ये दिवस है प्यारे साथी, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना। तो 21 मई को वो चीज़ होती है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इसी 5 जून के संबंध में। मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि 1972 में इसको मनाने का फैसला किया गया, 1974 में इससे पहली बार मनाया गया, ठीक है ना। एक चीज़, एक शानदार सा फैक्ट ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो मेज़बानी है ना, वो इंडिया ने की थी। किसने की थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 वाला ना, उसकी मेज़बानी किसने की थी? भारत, हमारे देश ने की थी, मेज़बानी इंडिया ने की थी, ठीक है। तो इसकी जो थीम होती है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। और इसकी थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्या ना? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून वाला, उसकी थीम है। और 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेज़बानी इंडिया ने की थी, ठीक है ना। ये बात आपके समझ में आ गई। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2020, इसकी थीम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी थीम क्या है? जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यार से थीम, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ठीक है ना। अरावली हिल्स, खाली हिल्स पहाड़ी और हिमालय। तो प्यारे से इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा हिमालय। कौन सा? हिमालय ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अपना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हॉटस्पॉट क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर क्या होती है? जैव विविधता बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। जैव विविधता का मतलब होता है वहाँ पर जो पशु पक्षी, ये पशु भी मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में रहते हैं, और वहाँ की जो वनस्पति है वो भी प्रचुर मात्रा में रहती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर स्थानीय की जो प्रजाति होती है वो भी प्रचुर मात्रा में होती है, और वहाँ पर जो वनस्पति होती है वो भी बहुलता में होती है। तो वो क्या होता है? हॉटस्पॉट हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में विश्व में 36 जैव विविधता क्षेत्र हैं। कितने? 36। विश्व में 36 जैव विविधता क्षेत्र हैं, ओके। और भारत में कितने? तो भारत में प्यारे साथी 4 है। कितने हैं? 4 हैं। हम आपको बता देते हैं। पहला है पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय। दूसरा है पश्चिमी घाट। देखिए इस प्रकार से आप हमें इंडिया को क्रिएट करते हैं एक बार के लिए, और ठीक है, हाँ ऐसे मान लीजिएगा भाई, ऐसे ही है कोई, ये हमारा इंडिया क्रिएट हो रहा है, ठीक। और ये हमारे इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। तो देखिए पूर्वी हिमालय, ये हिमालय वाला पूर्व क्षेत्र, ठीक है ना। और सेकंड है पश्चिमी घाट, ये यहाँ पर 1600 किलोमीटर का लगभग पश्चिमी घाट है, इसको भी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इंडो बर्मन ये क्षेत्र, और एक है सुंडा लैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वो भी भारत में ही गिना जाता है। तो 4 है ना, 4
हॉटस्पॉट है वर्तमान में इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कितने? 4 है प्यारे साथी, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 कब? 2002 में पारित हुआ था, ठीक है ना। 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। और राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई थी। कब? 2010 में की गई थी। और ये 2002 में मतलब पूरे विश्व लेवल पर एक दबाव बनाया गया था कि आप अपने अपने देश की जैव विविधता को बचाए रखें, वहाँ पर उसकी थोड़ी प्रचुरता ज़्यादा लाए। मतलब 1992 में ये अफोर्ड होने लगा कि भाई आपको भी जैव विविधता के क्षेत्र में कुछ करना है, इसका भी संरक्षण आपको करना है। तो हमारे देश में 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक है ना। और राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई 2010 में। कब? 2010 में की गई प्यारे साथी, ठीक है ना। अब भारत में मैंने आपको बता दी कि 4 हॉटस्पॉट थे, ठीक है। कौन सा? पूर्व हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मन और सुंदरलैंड। कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है प्यारे साथी, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पूछा गया सुमेलित कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बतूर और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जोधपुर। तो पहले साथी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये जो संस्थान है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको दिन में सप्ते में 5-7 बार रिवाइज मारें, आपको बिल्कुल ये चीज़ याद हो जाएगी। कतई कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है प्यारे साथी, ठीक है ना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, ये हमारा फैक्ट सही था और बाकी वो गलत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये कहाँ पर? दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में, और बाकी 4 देहरादून में और एक मुंबई में, ठीक है। तो बॉम्बे ये तो देखो दे बॉम्बे नेचुरल, ये तो मुंबई में हो गया है ना। अब ये चीज़ है तो ये तो देहरादून में, बची इन 3 की बात है, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ठीक है। तो आप ये भी समझ लो कि न्यायालय कहाँ पर है, तो ये दिल्ली समझ लो, इस बात का समझ लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करते हुए याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट। आप सभी प्यारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसकी पीडीएफ आपको टारगेट टेट एग्जाम नामक जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी प्रेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट। ओके, थैंक्स।